नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की खबर के साथ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्ती के मूड में हैं। इसी के चलते अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश दे दिए हैं। विज ने सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने इलाके में होने वाली एक एक गतिविधि, फिर चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, इंडस्ट्रीज हो, जहां जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां जाकर वो चेकिंग करें और कोरोना से बचाव के नियमों को सख्ती से पालन करवाएं। विज का कहना है कि कोरोना से बचने के बस 2 ही तरीके हैं, जिसमें पहला लॉकडाउन है तो दूसरा सख्ती है, लेकिन फिलहाल वो सख्ती के मूड में ही है। 2 ही रास्ते बचे हैं कोरोना को रोकने के लिए, एक है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। तो मैंने दूसरे रास्ते का मूड बनाया है, मैं सख्ती करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को वायरलेस मैसेज किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, सख्ती से मास्क डलवाएं और सब स्थानों पर जाकर चेक करें। जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां चेक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। सभी कार्यक्रमों को चेक करें, सभी इंडस्ट्री में जाके चेक करें, सभी सोशल रिलीजियस जो कार्यक्रम हैं उनके ऊपर नज़र रखें और ज़रूरत पड़े तो स्थान स्थान पर नाके भी लगाएं और नाके लगाकर लोगों के चालान करें, जितने भी वो कर सकते। कोरोना महामारी से निपटने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने कोरोना को मजाक बनाकर रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कुछ लोग अपने फायदे के लिए फर्जी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और जिस लैब में कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही है, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। दरअसल टेक्नोलॉजी हब कही जाने वाली हरियाणा की गुरुग्राम सिटी से एक हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। गुरुग्राम के पौष इलाके में मौजूद एक लैब में कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट बनाने का काला कारोबार चल रहा था। यहां कुछ लोग चंद रुपयों के लालच में अनगिनत लोगों की जान को संकट में डाल रहे थे। इसी बीच गुरुग्राम स्थित लैब की कई शिकायतें मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम और सीएम फ्लाइंग की ज्वाइंट टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस काला कारोबार का भंडाफोड़ किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस लैब से कई लोगों ने कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनवाकर विदेश भी गए और कई लोगों ने तो पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर काम से छुट्टी ली। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने से फर्जीवाड़े को ये अंजाम दे रहे थे। ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर, जो विदेश लोग जा रहे हैं, वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका गठन किया गया, जिसके मद्देनज़र हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जो उसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट नकली। तो ये आपने सुना कि कैसे कोरोना की पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट नकली बनाई जा रही थी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता दिखता है। धीरे धीरे कोरोना वायरस एक बार फिर बेलगाम होता जा रहा है। देश में कोरोना केस 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं। बीते 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बदलते मौसम, त्योहारों के सीजन और लापरवाही के कॉकटेल ने कोरोना वायरस को एक बार फिर से बेलगाम कर दिया है। कुछ वक्त पहले तक जिस कोरोना की रफ्तार को काबू में मान लोग बेपरवाह हो गए, सड़कों पर निकल पड़े थे, आज वही कोरोना न सिर्फ फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है, बल्कि डरा भी रहा है। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की तादाद 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 45,209 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 501 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना की सबसे बुरी मार देश की राजधानी दिल्ली पर नजर आ रही है।
जहां करीब करीब हर रोज 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। एक ही कारण नज़र आता है कि आना जाना ज़्यादा बढ़ा है और लोगों का सोशलाइजेशन बढ़ा है। फेस्टिवल हैं, चाहे मैरिजेस हैं या पार्टीज़ हैं, और लोग ऊब गए हैं शायद अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। तो यही वजह रही होंगी जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने दोबारा नियम सख्त कर दिए हैं, पर जिस रफ्तार से वायरस सर्दी के मौसम में पैर पसार रहा है, उसने एक बार फिर पंजाब की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 719 नए केस सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान पड़ोसी राज्य हरियाणा में 2666 नए केस सामने आए और 25 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। वापस सैलानियों से गुलजार हुई हिमाचल में तो कोरोना। तो ये कोरोना के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कोरोना पर, सुनते हैं। जो हमारे यहाँ सीरो टेस्ट हुआ, उस सीरो टेस्ट में भी ध्यान में आया कि 14% लोग जिनका भी टेस्ट भी नहीं हुआ तो भी वो कोरोना पॉजिटिव होकर के अपने आप नेगेटिव हो गए हैं, वो ठीक भी हो चुके हैं। ऐसी आबादी लगभग ये 35 लाख है। तो ये अपने आप भी यानी जो पॉजिटिव होते हैं बिना टेस्ट के, बिना पॉजिटिव, बिना हॉस्पिटल जाए हुए, वो ठीक भी हो रहे हैं और बहुत बड़ी आबादी हो गई है। अब इसमें एक एक व्यक्ति की बजाय हर परिवार में ऐसा लगता है कोई ना कोई व्यक्ति अब पॉजिटिव या तो हो गया है या इस समय पॉजिटिव होगा या होकर के ठीक हो गया होगा, क्योंकि लगभग यानी 14% आबादी का मतलब यह है हर 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति या तो पॉजिटिव होकर के ठीक हो गया या आज पॉजिटिव है। तो ये घर घर के अंदर पहुंच चुका है। कोई एक समय था कि हम अपने दरवाजे बंद रख करके इस कोरोना को अंदर घुसने से बचा सकते थे, लेकिन अब ऐसा रास्ता नहीं बचाया कि दरवाजे बंद करके और हम इसको बचा पाएंगे। अगर बचाना है तो फिर अपने आप को व्यक्तिगत रूप से इसको बचाना पड़ेगा। हम सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी मास्क ये उपलब्ध कराए जाएं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले दिनों में 1 करोड़ मास्क ये हमको लेकर के और जनता को उपलब्ध कराने चाहिए। हमने अपील भी करनी है अपने आप को भी, अपने परिवार के लोगों को भी, अपने साथियों को भी, आते जाते सब लोगों को मेरी तो अपील है कि 5-7 मास्क अपनी जेब में रखने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति सामने मिलता है मास्क नहीं पहना हुआ है तो बड़े प्रेम से उसको एक मास्क उपलब्ध कराना चाहिए कि भैया मास्क पहन के जाओ, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि केवल दंड से ठीक हो सकता है। हाँ, दंड भी दिया जाना ये अनिवार्य इसलिए है, कुछ लोग बार बार लापरवाही करते हैं। हमने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को 500 रुपये का दंड ये हमने किया है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दिल्ली में 2000 रुपये का जुर्माना हो गया, आप भी करिए। मेरा कहना है कि हमको 500 या 2000 से कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर अपील हम करेंगे, सब एक दूसरे को कहेंगे, वातावरण ऐसा बनाएंगे तो फिर लोग मास्क पहनना चालू रखेंगे। मास्क पहनना अति अनिवार्य ये हमको करना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले दिनों में स्कूलों में हमने देखा, क्योंकि एक बहुत बड़ा दबाव हमारे शिक्षा को लेकर के ऐसा बना हुआ था कि शिक्षा में, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति शुरू की गई, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति से हर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकता। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास उस प्रकार के साधन नहीं है, उन परिवारों के अंदर इतने साधन नहीं है। तो उसी में से ये ध्यान में आया कि बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाए। और जब स्कूल खोलने का हमने ऐलान किया, बच्चे वहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जब उन्हें बुलाए और आते हुए उनको आने से पहले जब उनका टेस्ट लिया गया तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी वो पॉजिटिव संक्रमित निकले। अध्यापक वो निकले तो चिंता हो गई हमको। तुरंत हमने उसको 30 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का ऐलान कराना पड़ा कि 30 तारीख तक नहीं करेंगे। और इसके बाद भी यदि स्कूल खोलेंगे तो उन विद्यार्थियों को जब वो घर से चलते हैं, अपने मोहल्लों से चलते हैं, वहीं उनका टेस्टिंग कराएंगे और टेस्टिंग करा करके उनको और तब विद्यालयों में लाएंगे, ताकि किसी विद्यालय में एक किसी छात्र के कारण से बाकी छात्रों को नुकसान ना भुगतना पड़े, ना झेलना पड़े। ये हमको सब करना है। तो आखिर हर जगह, चाहे विद्यालय हैं, चाहे हमारे घर हैं, चाहे हमारे बाजार हैं, चाहे हमारे काम करने के अन्य स्थान हैं, कार्यालय हैं, सब जगह पर हमको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। आज विषय आता है कि दोबारा से लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन करना
एक ऑर्डर से किया जाना तो संभव है, कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण से कठिनाइयां कितनी आती हैं ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले हमने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन में बाजार बंद हो गए, उसमें फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। जब कारोबार बंद हो जाते हैं तो घर परिवार के लोगों को अपनी सामान्य व्यवस्था को चलाने में भी बहुत कठिनाई आती है। वो कठिनाई हम झेल चुके हैं, इसलिए वो न झेलनी पड़े, हम किसी और सख्ती की ओर जाए, वो उचित नहीं है। उचित यही है कि हम इस कोरोना को फैलने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक समूह वो इसका ध्यान रखे कि हमको इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, डिस्टेंस बनाकर रखना, मास्क पहनना, इम्यूनिटी बूस्टर उसका उपयोग करना, और जो भी कोई दवाई आगे आने वाली है, मानो विचार हो रहा है कि इसके लिए वैक्सीन जो तैयार हो गई है, इस वैक्सीन को कब आएगी उसका उपयोग करना। वैक्सीन भी दुनिया भर में बहुत से देश लगे हुए हैं, अपने देश में भी कई प्रयोग हो रहे हैं। अब इस समय उसका सफल प्रयोग करने के लिए अलग अलग चरणों में, प्रयोगशालाओं में या अन्य प्रयोगों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा रहा है। पहले चरण के प्रयोग हो गए, दूसरे चरण के प्रयोग हो गए, तीसरे चरण के प्रयोग चल रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जब तीसरे चरण के प्रयोग मनुष्यों के ऊपर उसको जब सुचारू रूप से आगे चलाने की बात आई, क्योंकि दोनों प्रयोग बहुत सफल हुए हैं, तो तीसरे प्रयोग में मुझे खुशी इस बात की कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज स्वयं उन्होंने उस प्रयोग को अपने ऊपर कराया है, ताकि लोगों को विश्वास बैठे कि इस वायरस, इस वैक्सीन के द्वारा जो ये वायरस नहीं आएगा, हम कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे। तो ये प्रयोग अब लगातार चल रहा है। कुछ महीनों के बाद ये भी संभव है कि जो वैक्सीन है वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और सब लोगों को उस वैक्सीन का टीका लगे, ताकि ये कोरोना की इस बीमारी को, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, महामारी है, दुनिया में फैली हुई है, इसको रोकने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग भी हो सकता है। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आखिर दवाई आएगी तब आएगी, उससे पहले कम से कम सावधानी बरतना ये बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अपील करता हूं, बार बार अपील करता हूं कि कोरोना का ये जो दोबारा से एक बड़ी मात्रा में, और खास करके जो एनसीआर एरिया है, इस एनसीआर एरिया के अंदर ये जो बढ़ते हुए केसेस आ रहे हैं, इससे अपने आप को बचाने के लिए हम सावधान हो जाएं। इलाज तो सरकार करा सकती है, सरकारी अस्पताल हैं, आज लगभग लेबोरेटरीज भी 46 हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जिनके अंदर टेस्ट हो रहे हैं वो बनी हैं, और हमारे पास बेड्स की कोई संख्या नहीं है, 28 लैब हैं, हमारे पास 46,000 बेड्स हैं जो केयर सेंटर्स हैं उनके अंदर। और आज एक आह्वान और हमने किया था, वो था प्लाज्मा डोनेट करने का। हरियाणा में 5 प्लाज्मा बैंक बने हैं, और उन 5 प्लाज्मा बैंक के अंदर इस समय तक 3,729 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है, और 2,522 लोगों को वो प्लाज्मा चढ़ा करके उन मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। हम हर दृष्टि से, चाहे वो प्लाज्मा की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे डिस्टेंस की बात हो, इन सब बातों का हम ध्यान रखें। ये अपील आज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आने वाला समय थोड़ा कठिनाई का है। मैं फिर ये कहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं, सावधानी बरतनी है, और अगर सावधानी बरतेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। एक विषय आपके सामने ये रखना है, जनता के सामने कई प्रकार के विषय जब अपील के नाते आते हैं, तो दूसरा जो अपील का मेरा विषय है वो है आजकल हमारे जो किसानों में तरह तरह के जो विषय चल रहे हैं, उसके ऊपर भी मुझे आपसे एक बात रखनी है कि जो किसानों को बरकलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी जैसे केंद्र सरकार ने किसान की आय डबल कैसे हो, इसके लिए बहुत से प्रावधान किए हैं। आत्मनिर्भर भारत में भी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, और साथ ही जो 3 कृषि बिल जो कानून बने हैं, उनका भी हेतु यही है कि हम एक खुली मार्केटिंग व्यवस्था किसानों को दें, किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन हमारे विपक्षी लोगों ने, कुछ किसान संगठनों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाया है कि इसके 3 बिलों के आने के बाद हमारी मंडियां वो समाप्त हो जाएंगी, हमारा एमएसपी वो समाप्त हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अभी हरियाणा में हमने पिछले 1.5 महीने से जो प्रोक्योरमेंट किया है, चाहे वो धान का किया है, चाहे वो बाजरे का किया है, चाहे मूंग का किया है, मूंगफली का किया है,
और ये जो सारा कपास की हमारी प्रोक्योरमेंट चली है, तो ऐसी सारी जो प्रोक्योरमेंट हो रही है वो सब मंडियों के माध्यम से हो रही है, सभी एमएसपी के ऊपर हो रही है। कभी भी ये मंडियां ना समाप्त होने वाली हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि और बढ़ाई जाएंगी। एमएसपी समाप्त होने वाला नहीं है। तीनों कानूनों के कारण से तो अगर कहीं किसान को एक और अवसर मिल रहा है कि एमएसपी के से ज़्यादा रेट अगर कहीं बाहर खुली मंडी में, प्राइवेट मंडी में उसको मिलता है, तो जाकर के अपने अनाज को बेच सकता है। इससे पहले वो खुले में अपना अनाज बेच भी नहीं सकता था। तो हम लोगों ने अपने यहाँ हरियाणा में केंद्र सरकार की योजना से तो धान इस बार प्रोक्योर किया है, आगे रबी में गेहूं प्रोक्योर करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो ऐसी चीजें केंद्र न भी करे हम उसको प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है और इसके अलावा सरसों है। ये सब चीजें हम यहाँ प्रोक्योर कर रहे हैं और मुझे इस बात का दुख है कि इन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट आसपास के प्रदेश नहीं कर रहे हैं। ना वो पंजाब कर रहा है, ना वो राजस्थान कर रहा है। और दुखद एक विषय यह है कि राजस्थान में बाजरा न खरीदने के कारण से वहाँ 1300-1400 रुपये का रेट है। वहाँ से एक जो दुखद पहलू है जिसके लिए मैं अपने यहाँ के किसानों को, अपने व्यापारियों को आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान से एक थोड़े लालच के लिए हम जो बाजरा खरीद करके यहाँ ला के बेचना चाहते हैं, वो एक बहुत अच्छा विषय नहीं बल्कि मैं कहूँगा कुकृत्य है, क्योंकि उसके कारण से हरियाणा के किसान का नुकसान होने वाला है। बाजरा जो खरीदा जाएगा उसका सरकार को भी नुकसान है। पिछली बार हमने हरियाणा के अंदर लगभग 3 लाख मीट्रिक टन ये बाजरा खरीदा था और इस बार 6 लाख मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है और अभी भी कहीं कहीं किसानों का बाजरा बाकी है। लेकिन शिकायतें बहुत मिल रही हैं कि राजस्थान का बाजरा वो निरंतर यहाँ पर कुछ व्यापारी, कुछ आड़ती और कहीं कहीं किसान बंधु भी उनके साथ मिल करके उनका सहयोग कर रहे हैं। मैं उन किसानों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हम इस प्रकार का काम करेंगे तो अंतोगत्वा हानि हमें ही होगी, हरियाणा के किसान को होगी। हरियाणा के किसान का बाजरा रह सकता है, तो इसलिए हम लोग इसकी सावधानी को बरतें। हमें अपने प्रदेश के लिए, अपने किसानों के लिए, उनके हित में कोई नुकसान उठाना तो हम उठाएंगे, लेकिन किसी और प्रदेश के हित में हम ऐसा कोई काम करें ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार आजकल एक जो दूसरी समस्या वो आ रही है पंजाब में, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के और लोगों ने जिस प्रकार की हड़ताल, स्ट्राइक, रेल रोको, ये सारे अभियान चलाए हुए हैं, जिसके कारण से वहाँ की गतिविधियाँ वो प्राय ठप हो गई हैं, जिसके कारण से बहुत बड़ी जो समस्या किसानों की आने वाली है वो है यूरिया खाद की। वहाँ यूरिया खाद उपलब्ध ना होने पर हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी खाद जो है वो यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ सप्लाई किया जा रहा है। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे और जनता को संबोधित वो कर रहे थे। इस दौरान कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, उसके साथ साथ किसान आंदोलन जो पंजाब में चल रहा है और जो राजस्थान से हरियाणा में आकर बाजरा बेचा जा रहा है, इन मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।